नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, पिछली कहानी में आपने सुना कि शिवा और जो बहरूपिया भेड़िया था उसका किस तरह से सामना होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को हम शुरू करते हैं। कि बगीरा जानता था कि इससे जीतने के लिए बहुत शक्ति की ज़रूरत है, पर फिर भी रक्षा के लिए बगीरा को तो लड़ना ही था। बगीरा झाड़ी के पीछे से निकलकर फिर से खूंखार भेड़िया बन चुका था। आखिरकार इस बार बहरूपिये बगीरे ने एक तीव्र पंजा शिवा को मार दिया। शिवा की ताकत तो पहले ही कमजोर होती जा रही थी। शिवा को गिरता हुआ देखकर सूर्यांशी की चीख निकल गई। वो लॉकेट को झाड़ी में ही पटक कर सुध बुध भूल कर शिवा के पास पहुंच गई और बहरूपिये बगीरे से बोली, आगे मत बढ़ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहरूपिया बगीरा बोला, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, वो मर चुका है। सूर्यांशी, अब मरने की बारी तुम्हारी है। जैसे ही नुकीले पंजे से सूर्यांशी को मारने की कोशिश करता है, अचानक से उसे कुछ याद आता है और वहां से भागकर घने जंगल की ओर दौड़ कर चला जाता है। सूर्यांशी बगीरा को उठाकर महल की ओर ले जाती है। बगीरा की हालत काफी नाजुक थी। उसके शरीर में शक्ति बिल्कुल भी नहीं थी। बहरूपिया बगीरा सीधा विरमपुर जाता है और उत्तराश के कक्ष में जाकर बोलता है, राजकुमार उत्तराश की जय हो। मैंने बगीरा को खत्म कर दिया है और सूर्यांशी को भी। उत्तराश सूर्यांशी का नाम सुनते ही बहरूपिये बगीरे की गर्दन पकड़कर कक्ष से बाहर लटका देता है, क्योंकि राजमहल का कक्ष काफी ऊंचाई पर था। यदि उससे किसी को नीचे गिराया जाए तो मरना तय है। बहरूपिया बगीरा बोला, राजकुमार, मेरी गर्दन छोड़िए, दर्द हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? उत्तराश बोला, सूर्यांशी को एक खरोच तक आना तो बहुत दूर की बात है। उस पर दृष्टि भी अगर तूने डाली तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैंने बगीरा को मारने को कहा था और तूने सूर्यांशी पर वार करने की सोची। बहरूपिया बगीरा बोला, पर सूर्यांशी क्या लगती है आपकी, जो उस पर किसी की भी नजर पड़े तो उसको मौत के घाट उतार सकते हो। सूर्यांशी विरमपुर की होने वाली महारानी है। मैं अगर तुझे बना सकता हूँ तो तुझे खत्म भी कर सकता हूँ। उधर राजमहल में सूर्यांशी और प्रियांशी रथ से उतरकर राजमहल में अंदर जाती हैं। तभी शिवा बोला, तुम जाओ, मैं आता हूँ। सूर्यांशी और प्रियांशी महल के अंदर चली जाती हैं। इसी बीच बगीरा को जंगली जानवर का मांस खाने की इच्छा होती है और वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में पहले से ही उत्तराश का गुप्तचर तैनात था, जो बगीरा पर बेहोशी वाला तीर चला देता है। इससे बगीरा बेहोश होकर धड़ाम से गिर जाता है। गुप्तचर एक शीशी में बगीरा का खून निकालकर
उत्तराश के पास चला जाता है। उत्तराश के पास जाकर गुप्तचर बोला, ये लीजिए राजकुमार, बगीरा का खून, पर इसका आप करेंगे क्या? उत्तराश बोला, इससे मैं उसके जैसा नया बगीरा बनाऊंगा जो होगा बुराई का प्रतीक। उसको मैं दूंगा 1000 विनाशकारी शक्तियाँ जो उस बगीरे को खत्म करने के लिए काफ़ी हैं, और इस काम के लिए पहले ही सारी तैयारियां कर ली हैं। तुम बनोगे उसके जैसे, राजवैद्य भी करेंगे ये अद्भुत प्रयोग तुम पर। उत्तराश खंजर निकालकर बहरूपीय बगीरे के कान में घोंप देता है और कक्ष से नीचे फेंक देता है। उत्तराश जोर से हंसते हुए, वैसे भी ये बहरूपिया बगीरा मेरे लिए खतरा साबित होता, आखिर था तो जंगली जानवर ही। इधर परवेज और विक्रांत सोनपुर में कदम रख चुके थे। वो चुपके से जाकर सोनपुर के एक वीरान घर में जाकर रात्रि विश्राम के लिए चले गए। विक्रांत बोला, सुबह होते ही जासूसी शुरू कर देंगे हम। ये वीरान घर ही सबसे सही जगह है। तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। सूर्यांशी बगीरा को अपने कक्ष में ले जाकर लिटा देती है। जब घायल होता है बगीरा, शिवा क्या हो गया है तुम्हें? आखिर तुम ही तो थे जो मुझे हंसाते थे। आखिर कोई अपनी दोस्त को ऐसे छोड़कर जा सकता है क्या? शिवा उठो ना, तुम्हें मेरी कसम। बगीरा आंखें खोलने की कोशिश करता है। सूर्यांशी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोलता है, सूर्यांशी, मेरी ताकत बिल्कुल क्षीण हो चुकी है। सिर्फ मुझे मेरा दिल ही बचा सकता है, जो मेरी गुफा में एक संदूक में कैद है। उससे जितनी जल्दी तुम ला सको ले आओ। सूर्यांशी बोली, तुम बस थोड़ा सब्र करना। मैं अभी जंगल जाती हूँ और तुम्हारा दिल तुम्हें लाकर वापस दे देती हूँ। बस तुम आंखें बंद मत करना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सूर्यांशी रात्रि के अंधेरे में ही बिना चप्पल पैरे जंगल की तरफ दौड़ी चली जाती है और गुफा के अंदर जाकर संदूक ढूंढने लग जाती है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उससे एक चीज में से चमकती रोशनी नजर आती है। वो संदूक ही था, पर ये क्या? जैसे ही संदूक से वो चमकता नीले रंग का दिल निकाला, गुफा ध्वस्त होने लगी थी। सूर्यांशी गुफा का द्वार बंद होने से पहले ही चतुराई से निकल गई। देखते ही देखते गुफा तहस नहस हो चुकी थी। सूर्यांशी अब ज़्यादा विलंब न करते हुए वापस सोनपुर की ओर चल पड़ती है और खिड़की के सहारे सोते हुए अपने कक्ष में प्रवेश करती है। सूर्यांशी बगीरा से बोली, कहाँ रखूं अब इसे? बताओ बगीरा। बगीरा बोला, सिर पर रख दो, और आंखें बंद हो चुकी थी। सूर्यांशी नीला दिल बगीरे के सिर पर रख देती है
उस नीले दिल से एक चमकीली रोशनी निकलती है जिससे बगीरा के सारे घाव भर जाते हैं और वो नीला दिल बगीरे के अंदर गायब हो जाता है। बगीरा यानी कि शिवा अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और अब उसको सारी शक्तियाँ मिल चुकी थी। पर पैदल दौड़ते हुए सूर्यांशी के दोनों पैर कांटे से छिल गए थे और उनसे खून बह रहा था। बगीरा एक हाथ दोनों पैरों पर फेरता है और सारे घाव भर जाते हैं। सूर्यांशी बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे क्या पता था तुम सच बोल रहे हो। चलो अब मेरे पैर दबाओ, बहुत दौड़ करके आई हूँ। गला ना दबा दूँ तेरा? बोल रहा कि मेरी ताकत कमज़ोर हो रही, फिर भी लड़ो। पता है तुम लड़कियां होती ही ऐसी हैं, रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है तेरे में। सूर्यांशी बोली, तू जा, चल अब अपने कमरे में जाके सो जा। शिवा अपने कक्ष की ओर सोने चला जाता है। पीहू विनायक देव का खत लेकर आ जाता है। सूर्यांशी खुशी से झूम उठती है। पीहू खत को सूर्यांशी को देते हुए कहता है, पढ़ो, काफ़ी कुछ लिखा है, आपकी तारीफ भी की है। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि, अगर आपके पिताश्री बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे प्रीतमपुर में धार्मिक अनुष्ठान है, तो सबसे पहले तुमको ये निमंत्रण दे रहा हूँ, आना ज़रूर। प्रीतमपुर का राजकुमार विनायक देव राणा। क्या उत्तराश संपन्न होने देगा ये धार्मिक अनुष्ठान? कैसे करेगा विक्रांत जलाल को उसी के जाल में कैद? तो दोस्तों, जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।